हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी हार्ड। कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग अपने एग्जामिनेशंस के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे एनुअल एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, आप लोग सैम्पल पेपर्स भी सॉल्व कर रहे होंगे शायद। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, एक सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे हिंदी का, क्लास 6th का। ठीक है, तो आप लोग को तो पता ही है, आप लोग का टोटल मार्क्स आता है 60 का और टाइम रहता है 2 hours 30 minutes। तो फिर इसका पैटर्न कुछ इस तरह से रहेगा। स्टार्टिंग में इस बार तो आप लोग का न्यू सिलेबस, न्यू बुक है ना, तो इसमें आपका पठित गद्यांश होगा। ठीक है, मतलब कोई प्रोस होगा, कोई पैसेज दिया जाएगा अनसीन पैसेज जैसा, और वो होगा 5 मार्क्स का। उसके बाद अनसीन एक पोएम भी आएगा जिसको कहते हैं अपठित काव्यांश। ठीक है, तो वो भी आपका 5 मार्क्स का आएगा। ये जैसे कि ये पोएम दिया गया और इसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद आएगा आपका पठित गद्यांश, जो आपके जो चैप्टर्स होते हैं ना, उनमें से कोई भी किसी भी चैप्टर का एक पैराग्राफ दिया जाएगा, फिर उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस। फिर पठित काव्यांश होगा, मतलब एक पोएम। ठीक है, जो आपका बुक से होगा और उसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस। तो ये टोटल मिला के आपके 20 मार्क्स हो जाएंगे, जैसे कि ये सारे। और उसके बाद आता है आपका पाठ्य पुस्तक से प्रश्न, कुछ क्वेश्चन आंसर्स आपके बुक के, जो कि होंगे वो 10 मार्क्स के हो सकते हैं या फिर उससे थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है, ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होगा। उसके बाद होगा ग्रामर 15 मार्क्स का। ठीक है, वो आपके ग्रामर के जो भाषा की बात, जो आपका बुक में जो ग्रामर्स रहता है ना, क्वेश्चन आंसर्स के साथ कुछ ग्रामर्स भी रहते हैं, वही सब आप लोग सारा देख लेना, वही सब में से आएंगे, कुछ भी बाहर से नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि इस बार न्यू बुक है ना आप लोग का, तो कुछ भी बाहर से नहीं आने वाला है, सब बुक से ही आएंगे। और उसके बाद लास्ट में तो आप लोग को पता ही है, पत्र लेखन होता है, जो कि 5 मार्क्स का आएगा। यहाँ पे औपचारिक पत्र और अनौपचारिक भी आएगा, और अनुच्छेद लेखन आएगा, एक पैराग्राफ लिखने को आएगा 80 वर्ड्स में, 5 मार्क्स का होगा। और लास्ट में या तो आप लोग का संवाद लेखन आ सकता है ना, और या तो आप लोग का स्टोरी राइटिंग भी आ सकता है। स्टोरी राइटिंग मैंने यहाँ पे नहीं दिया है, ठीक है, ये आप लोग खुद से देख लेना। तो इस तरह का होगा पैटर्न। तो हम लोग यहाँ से अब क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला अनसीन पैसेज इस तरह से है, देखो। नीचे लिखे गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर का चयन कीजिए। मतलब ये एमसीक्यू के जैसा होगा, यानी कि आपको आंसर पूरा लिखना है, एमसीक्यू जैसा ही होगा। देखो, बढ़ती जनसंख्या ने अनेक प्रकार की समस्याओं को जन्म दिया है। रोटी, कपड़ा, मकान की कमी, बेरोजगारी, निरक्षरता, कृषि एवं उद्योगों की उत्पादनों में कमी आदि। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ा है, जिसके कारण बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए हैं, जैसे खाने पीने की कमी हो गई है, कपड़ों में कमी हुई है, रहने को लिए घर नहीं है, इतने सारे पॉपुलेशन हो जाने के कारण लोग अनएम्प्लॉयड है, निरक्षरता, इलिटरेसी बढ़ रहा है, कृषि एवं उद्योगों के उत्पादनों, जो फार्मर्स के जो उत्पादन होते हैं, जो है ना, ग्रेन्स, ये सब कम मतलब उगाए जा रहे हैं। और उद्योग हो गया आपका, फैक्ट्रीज़, इन सब के जो उत्पादन होते हैं उसमें भी कमी आई है। हम जितनी अधिक उन्नति करते हैं या विकास करते हैं, जनसंख्या उसके अनुपात में बढ़ जाती है। हम जितना भी मतलब आगे प्रोग्रेस करते हैं, है ना, और उसी अनुपात में, उसी रेशियो में जनसंख्या भी तो बढ़ते जा रहा है। बढ़ती जनसंख्या के समक्ष हमारा विकास बहुत कम रह जाता है, क्योंकि मतलब जनसंख्या जो बढ़ता है ना, उसका रेशियो बहुत ज़्यादा रहता है और विकास उसके सामने बहुत कम रह जाता है। बढ़ती जनसंख्या के समक्ष सभी सरकारी प्रयास असफल दिखाई देते हैं। सरकार तो बहुत सारे कोशिश करते हैं ना कि लोगों को मतलब प्रॉपर मकान दिलाया जाए, उन लोगों को फूड भी कम दाम में दिलाया जाए, मगर ये सारे असफल हो जाते हैं। क्योंकि पॉपुलेशन जो है ना, कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहे हैं। कृषि उत्पादन और औद्योगिक विकास बढ़ती जनसंख्या के सामने नगण्य सिद्ध हो रहे हैं। तो कृषि उत्पादन मतलब जो कृषि फार्मर्स लोग जो भी खेत में उगाते हैं वो, या फिर फैक्ट्री से जो भी उत्पादित होते हैं सामान, वो सब बढ़ती जनसंख्या के सामने बहुत ही कम है। जनसंख्या को उतना मतलब वो लोग दे नहीं पाते हैं, लोग बहुत ज़्यादा है और शॉर्टेज है बाकी सारी चीज़ों का। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण की अति आवश्यकता है। तो इन सभी बातों के कारण हमें क्या करना चाहिए, जनसंख्या को नियंत्रण करना चाहिए। इसके बिना विकास के लिए किए गए सभी प्रकार, जो विकास के लिए जितने भी हम प्रयत्न करेंगे ना, वो सारे अधूरे रह जाएंगे, मतलब कोई काम नहीं आएगा। तो इस पैराग्राफ के बेसिस पर आपके कुछ क्वेश्चंस है। बढ़ती जनसंख्या से किसमें कमी आई है? किसमें कमी आई है? देखो, कमी आई है, आप लोग ध्यान देना, बढ़ती जनसंख्या से किसमें कमी आई है? बेरोजगारी में कमी आई है, गरीबी में, निरक्षरता में, किसमें कमी आई है? तो कमी आई है आपका कृषि एवं उद्योगों के उत्पादनों में।
ठीक है। नेक्स्ट, जनसंख्या बढ़ने से किन चीज़ों में बढ़ोतरी हुई है, कौन सी चीज़ें बढ़ गई है, तो गरीबी और बेरोजगारी बढ़ गई है, ठीक है। तो ये होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा आपका करेक्ट आंसर। हमारा विकास कार्य दिखाई नहीं देता क्योंकि, हमारा विकास कार्य जो है वो दिखाई नहीं देता, क्यों किस कारण से दिखाई नहीं देता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, विकास के अनुपात में जनसंख्या वृद्धि अधिक है। जितना प्रोग्रेस का रेशियो से जनसंख्या का रेशियो जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, बढ़ती जनसंख्या पर नियंत्रण की आवश्यकता क्यों है, तो ऐसा क्यों ज़रूरी है कि बढ़ती जनसंख्या पर हमें नियंत्रण करना चाहिए, इससे विकास के प्रयास अधूरे रह जाते हैं, ठीक है। क्योंकि इससे विकास का जो हम जो गवर्नमेंट लोग प्रयास करते हैं ना, ये मतलब अधूरा रह जाता है, वो उस काम नहीं आता है, ठीक है। नेक्स्ट, बढ़ती जनसंख्या के कारण कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती है, कौन सी समस्या, रोटी कपड़ा दिया है रोमन नंबर 1 में, फिर 2 है बेरोजगारी, निरक्षरता और उपर्युक्त सभी, तो ये सारे ही होते हैं ना, तो ऑप्शन नंबर 4 होगा आपका उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट देखो, नीचे लिखे काव्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे आपका एक अनसीन पोएम दिया गया, उसको पढ़ना है और आपको सही आंसर देना है। तो पोएम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। वतन से दूर हूँ लेकिन, मतलब मैं अपने देश से दूर हूँ लेकिन, आप लोग को भी जब दिया जाएगा ना ऐसे अनसीन पोएम, तो आप लोग उस पोएम को 2-3 बार पढ़ना ताकि उसका मीनिंग आपको समझ में आए, ठीक है। ज़रूरी नहीं है यही वाला आएगा, है ना, सब स्कूल्स के तो अलग पेपर होते हैं, तो कुछ ये सैम्पल पेपर है ना, कुछ इस तरह के आएंगे। अभी धड़कन वहीं बसती, वह जो तस्वीर है मन में निगाहों से नहीं हटती, तो कोई मतलब ऑब्वियसली ये कोई सोल्जर बोल रहा है, ऐसा कुछ पोएम है जो अपने देश के बारे में बताया कि देश का जो तस्वीर है उसके निगाहों से, उसकी आंखों से कभी नहीं हटती। सांसों में बसी है अब तक वह सौंधी गंध धरती की, मतलब कि उसको हमारी धरती माँ की जो हमारी धरती की जो खुशबू है उसके साथ मतलब सांसों में बसी है, वो कभी भूल नहीं सकता। मैं जन्म सिर्फ भारत में, दुआ रब से यही करती। मेरा जन्म मतलब वो सोल्जर भगवान से इस तरह दुआ करता है कि उसका जन्म से फिर से भारत में ही हो। बड़े ही वीर थे वे जन जिन्होंने झूल फांसी पर दिला दी हमको आज़ादी, नमन शत शत उन्हें करती। तो जो भी है जो इस पोएम को बोल रहा है, तो कहते हैं कि जिन लोगों ने हमारे देश को आज़ादी दिलाने के लिए वो जो लोग फांसी पे चढ़ गए, है ना, तो उन लोग को शत शत नमन करते हैं, उनको शत शत प्रणाम करते हैं, ठीक है। तो इस लाइंस के पोएम के लाइंस के बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस है, उसे देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गलती से ख हो गया, ये क्वेश्चन नंबर क होगा, ठीक है। वतन से दूर होने पर भी मन की स्थिति क्या है, वतन से दूर होने पर मन की स्थिति क्या है, मन की स्थिति सामान्य है, सामान्य तो नहीं है। हृदय की धड़कन उसी देश में बसती है ना, ये ऑप्शन हमें उस लाइन में देखने को मिला था। मन बहुत खुश है, ऐसा भी नहीं है। मन देश को भूल चुका है, ऐसा भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर रोमन नंबर 2 होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निगाहों से किसकी तस्वीर नहीं हट पाती, मन में देश के बसे सौंदर्य की, है ना, परिवार शहर घर की नहीं, देश की तस्वीर नहीं हट पाती है। सांसों में अब तक धरती की डैश बसी है, क्या बसी है, सौंधी गंध बसी है। सिर्फ भारत में जन्म लेने की, अच्छा, इस कविता में ईश्वर से क्या इच्छा प्रकट की गई, इस कविता में भगवान से क्या इच्छा प्रकट किया गया है, तो सिर्फ भारत में जन्म लेने के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे। नेक्स्ट, हमको आज़ादी दिलाने में लोगों डैश है, लोगों का योगदान है, किसका योगदान है, जो खुशी खुशी फांसी पर झूल गए, ठीक है। तो यहाँ तो इसी तरह का आएगा। आप लोग भी पोएम को जब 3-4 बार पढ़ोगे ना तो आपको भी समझ में आ जाएगा। एक बार पढ़ने से नहीं होगा, आप एटलीस्ट आप 3-4 बार पढ़ा करो ताकि आपको पोएम का कुछ तो मीनिंग समझ में आए और उस बेसिस पर आप टिक द करेक्ट आंसर आप सब सारा MCQs अच्छे से कर लो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपको ये तो आपका बुक का ही है। अच्छा, जब तक एंजेला कुछ समझ पाती तब तक वह लंदन से नई दिल्ली होते हुए गुवाहाटी की उड़ान पर थी। तो जब तक एंजेला जो है ना वो समझ पाती, वो गुवाहाटी से कहाँ जा रही थी, नई दिल्ली से गुवाहाटी की तरफ आ रही थी। यात्रा के दौरान माँ ने एंजेला को क्या किया था, असम की खूबसूरती के बारे में कुछ बातें, तो यात्रा में उसकी एंजेला की मम्मी ने उसको असम की जो नेचर है ना उसके बारे में कुछ कुछ बातें बताई थी।
असम भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है, मतलब असम जो है ना भारत के नॉर्थ ईस्ट स्टेट में है, जिसे अपने वन्य जीवन, रेशम और चाय के बागानों के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पे वन्य जीवन जो नेशनल पार्क है उसके बारे में, रेशम सिल्क का जो कपड़े होते हैं उसके बारे में, और टी के लिए, टी गार्डन्स के लिए लोग असम को ज़्यादा जानते हैं। इसके साथ असम में नृत्य की भी एक समृद्ध परंपरा है। तो यहाँ पे एक अपना नृत्य का ही अलग परंपरा है। एलेक्जेंड्रा की डॉक्यूमेंट्री के केंद्र में असम के जनजीवन के नृत्य के महत्व को तलाशना था। तो वे जब यहाँ आ रहे थे तब अप्रैल का महीना चल रहा था। असम में यह नए साल का वक्त होता है। वसंत के आने की खुशी में वे सभी एक त्यौहार मनाते हैं जिसे बिहू कहा जाता है। एंजेला उसी रात उसे देखने जाने वाली थी। तो वो लोग जब असम में जो क्या होता है ना, बिहू जब मनता है वो अप्रैल के समय मनता है, और यहाँ पे मानते हैं कि अप्रैल के समय में नया साल आता है, ठीक है। तो वो लोग बिहू मनाते हैं, जो त्यौहार मनाते हैं ना उसको बिहू कहते हैं। गुवाहाटी में एक होटल में सामान्य होने के बाद वे उसी शाम पास के एक गाँव में मलंग में गए। तो गुवाहाटी में वो लोग एक होटल में रुके थे और पास के एक गांव है जिसका नाम था मलंग, फिर वो लोग वहाँ पे गए। गांव पहुँचने पर माँ ने एंजेला को बताया कि बिहू एक कृषि आधारित त्यौहार है। तो एंजेला की मम्मी ने एंजेला को बताया कि बिहू जो है ना वो एक कृषि आधारित त्यौहार है, मतलब आप कहते हो ना हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है, इंग्लिश में बोलते हैं ना हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है, ठीक है। तो भारत में जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा किसानों का है। भारत में जो पॉपुलेशन है ना उसका बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन क्या है, फार्मर्स है। असम में बिहू साल में 3 बार मनाया जाता है। असम में जो है ना बिहू जो है ना साल में 3 बार मनाया जाता है। तो ये जो पैराग्राफ हमने पढ़ा इसके बेसिस पर ये कुछ क्वेश्चंस हैं, अब उनको सॉल्व करते हैं। असम भारत के कौन से क्षेत्र का भाग है? तो ये होगा आपका उत्तर पूर्वी, नॉर्थ ईस्ट, है ना। लंदन से दिल्ली होते हुए एंजेला का परिवार कहाँ पहुँचा था? तो लंदन से दिल्ली होते हुए एंजेला का परिवार गुवाहाटी पहुँचा था। असम में बिहू त्यौहार कितनी बार मनाया जाता है? तो ये 3 बार मनाया जाता है। बिहू की क्या विशेषता है? तो बिहू की क्या विशेषता है? तो यहाँ पे उपयुक्त ये सारा ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। यह कृषि आधारित त्यौहार है, तो ये आप बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों। तो बिहू जो है ना वो एक कृषि आधारित त्यौहार है। वसंत आने की खुशी में मनाते, ये भी सही है। असम के जनजीवन के एक अभिन्न अंग है बिहू, तो ये भी सही है। तो सारे के सारे सही है ना। तो ऑप्शन नंबर घ होगा उपयुक्त सभी, यानी कि इंग्लिश में होता तो ऑल द अबव, ठीक है। तो सारे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, अलेक्जेंड्रा की डॉक्यूमेंट्री का केंद्र क्या था? तो अलेक्जेंड्रा का जो डॉक्यूमेंट्री था ना तो वो किस बेसिस पर था, किस बेसिस पर डॉक्यूमेंट्री बनाया गया था? तो उसका डॉक्यूमेंट्री का टॉपिक था असम की नृत्य परंपरा और महत्व को उजागर करना। असम का जो नृत्य का परंपरा है और उसका जो महत्व है उसको लोगों तक पहुंचाना, ठीक है। ये हो गया आपका। नेक्स्ट करते क्वेश्चन नंबर 4। नीचे लिखे काव्यांश को पढ़िए और उनके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो कुछ पोएम के लाइंस दिए गए, उनको आपको पढ़ना है, उनका आंसर्स देना है आपको। मैया मैं नहीं मक्खन खायो, भोर भयो गैयन के पीछे, मधुबन मोही पठायो, चहर पहर बंसी तट भटक्यो, सांझ पड़े घर आयो, मैं बालक बहियन को छोटो, छीको के ही विधि पायो, ग्वाल बाल सब बैर पड़े है, बस मुख लपटायो। तो आप लोग को पता ही है, ये है आपका मैया मैं नहीं मक्खन खायो, चैप्टर पोएम से दिया गया है ना। तो इसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस है वो देख लेते हैं। माखन न खाने की बात कौन किससे कह रहा है? तो ऑब्वियसली कौन किससे कह रहा है? श्री कृष्ण भगवान अपनी माता यशोदा से कह रहे हैं, है ना। श्री कृष्ण माता यशोदा से अपनी सफाई श्री कृष्ण माता यशोदा से अपनी सफाई कृष्ण किस प्रकार देते हैं? तो भगवान श्री कृष्ण जो है ना माता यशोदा से अपनी सफाई किस प्रकार देते हैं कि उन्होंने माखन नहीं खाया? तो देखो क्या क्या था, मेरे छोटे छोटे हाथ छीके तक नहीं पहुँचते, वो ये कह रहे थे ना पोएम में। तो उनका जो हाथ बोलते हुए मतलब इतने छोटे छोटे हाथ है ना वो वहाँ तक पहुँचते ही नहीं है। फिर ग्वाल बाल मेरे मुख पर माखन लगा देते हैं, जो उनके जो दोस्त है ना वो लोग वो तो माखन खाए ही नहीं, उनको दोस्तों ने उनके मुख पे माखन लगा दिया है ना, गोपियों ने लगा दिया। तो ऑप्शन नंबर क और ख इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर क और ख यहाँ पे दिया ना घ में, तो ये वाला सही होगा, ठीक है। श्री कृष्ण कितने पहर गाय चराते थे? तो वो 4 पहर गाय चराते थे, ठीक है, 4 पहर। तो ऑप्शन नंबर क होगा इसका आंसर। फिर श्री कृष्ण को गाय चराने कौन भेजता था? तो उनकी माँ यशोदा माता।
भोर होते ही कन्हैया कहाँ चले जाते हैं, तो सुबह होते ही भगवान कहाँ चले जाते थे, तो वो गौओं को चराने चले जाते थे ना, माखन चुराने, ये सारे ऑप्शंस गलत है, वो गायों को चराने के लिए लेके चले जाते थे। उसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रश्न 5, पाठ्य पुस्तक से प्रश्न। इसमें है आपका 10 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। हर क्वेश्चन में आपका 2 मार्क्स है। तो देखो, पहले आप लोग कभी भी यहाँ ये लाइन तो पढ़ना मत भूलना। यहाँ पे देखो, निम्नलिखित 7 प्रश्नों में से आपको किन्हीं 5 के ही उत्तर देने हैं, सारे के सारे नहीं देने। कुछ बच्चे ये पढ़ते नहीं है, सारा देने का चक्कर में उनका टाइम शॉर्ट हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से क्वेश्चन पेपर तो अच्छे से पढ़ लेना क्या है। और मैथ्स में भी ऐसा रहता है ना, और रहता है, तो कुछ बच्चे क्या कर लेते, ऊपर वाला भी कर लेते, नीचे का भी कर लेते, और टाइम ऐसे बेकार का निकल जाता है। आप लोग क्वेश्चन पेपर वैसा अच्छे से देख लिया करो। क्वेश्चन पेपर देखने के लिए थोड़ा समय मिलता है ना आप लोग का, 15 मिनट्स, तो उसमें पूरा क्वेश्चन पेपर आप अच्छे से देख लो, कौन कौन सा आप करोगे, कौन सा पहले करोगे, कौन सा बाद में करोगे, ठीक है, ताकि आपका सारा पेपर ही आपका टाइम शॉर्टेज ना हो। तो फिर इसको डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। तो बिस्मिल को साहसी बनाने में उनकी माताजी ने कैसे सहयोग दिया? तो उनकी माताजी ने कैसे सहयोग दिया था बिस्मिल को साहसी बनाने में? देखो, बिस्मिल को साहसी बनाने में उनकी माताजी ने हमेशा उन्हें सहयोग दिया। पहला लाइन ये लिखोगे, हमेशा उनको सहयोग दिया। आरंभ में ही लखनऊ कांग्रेस में जाने के लिए बिस्मिल की दादी जी और पिताजी के विरोध करने के बाद भी, तो बिस्मिल जी जाना चाहते थे कांग्रेस में, है ना, लखनऊ के, मगर उनके दादी जी और पिताजी तो मना कर रहे थे, मगर फिर भी उनकी माता ने उन्हें वहाँ भेजा, ठीक है, और उनको कुछ खर्च के लिए पैसे भी दिए। बिस्मिल की माता जी ने कभी उनका उत्साह भंग, उनको हमेशा सपोर्ट किया, उनको कभी भी निराशा नहीं दिया बिस्मिल को। इसके लिए कई बार उन्हें अपने पति से डांट फटकार एवं दंड भी सहना पड़ा। यहाँ तक कि बिस्मिल की माता को उनके पति कभी कभी इस बात के लिए डांट भी देते थे, फिर भी इससे कभी उनका मम्मी पीछे नहीं हटती थी अपने बच्चे को सपोर्ट करने के लिए। अपनी माता जी के सद्व्यवहार और प्रोत्साहन ने ही उन्हें साहसी बनाया। उनकी माता के जो व्यवहार इतना अच्छा था, हमेशा प्रोत्साहन देती थी, इसके कारण ही वो इतना बिस्मिल जो थे ना, वो बहुत साहसी बने, ठीक है। नेक्स्ट, पौधे अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? तो पौधे सूर्य की रोशनी, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके अपने लिए भोजन, उनका भोजन क्या होता है, आप लोगों ने साइंस से पढ़ा ना, ग्लूकोज होता है, बनाते हैं। इसके साथ ही पौधे अपने भोजन के रूप में मिट्टी से वो लोग क्या लेते हैं, खनिज, है ना, मतलब इसको क्या बोलेगा, मिनरल्स एंड पोषक तत्व, और भी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, वो ज़मीन से ले लेते हैं रूट्स की हेल्प से। तो इसके थ्रू वो लोग अपना भोजन बनाते हैं। फिर नौकरी की चाह में आए लोगों ने नौकरी पाने के लिए कौन कौन से प्रयत्न किए थे? नौकरी की चाह में आए लोगों ने अपना अच्छा रूप दिखाने का प्रयास किया। हाँ, वो लोग जैसा वैसे है नहीं, वो लोग ऐसे शो कर रहे थे, मतलब देर से उठने वाले प्रातःकाल ही उठने लगे थे। जो लोग बहुत देर से उठते थे वो एकदम सुबह सुबह उठ जाते थे। नौकरों की नाक में दम करने वाले नौकरों से बहुत प्यार से बातें करने लगे थे। मतलब जो लोग नौकरों से अच्छे से बातें नहीं करते, मगर वहाँ पे अपने आप को बहुत अच्छा दिखा रहे थे कि नहीं, वो सबसे अच्छे से बातें करते, है ना। और किताबों से घृणा करने वाले बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ने का दिखावा कर रहे थे। जिनको कहीं पढ़ना पसंद ही नहीं है, वो लोग क्या कर रहे थे, बड़े बड़े ग्रंथ, मोटे मोटे बुक्स लेके वो लोग पढ़ के दिखा रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहू एक कृषि आधारित त्यौहार है, कैसे? आपको प्रूफ करना है। तो असम का बिहू नृत्य ग्रामीण जनजीवन के साथ साथ फसल लगाने के से लेकर बसंत के आगमन तक से जुड़ा हुआ है। तो असम का जो बिहू होता है ना, वो कब स्टार्ट हो जाता है, जब फसल का रोपाई होता है ना, तब से बसंत तक आगमन तक, बसंत का जो स्टार्टिंग होता है ना, तब तक रहता है। भारत में जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा जो है ना, किसान है। असम में बिहू साल में 3 बार मनाया जाता है। सबसे पहले किसान बीज जब बोते हैं उस समय, फिर वे जब धान रोपते हैं, और फिर अनाज तैयार हो जाते उस समय, ये तीनों समय वो लोग बिहू मनाते हैं। तो इसके तरह, इस बेसिस पर हम कह सकते हैं ना कि बिहू जो है ना, वो एक कृषि आधारित त्यौहार है ना। तो बिहू जो बसंत काल में होता है ना, उस समय में उसको काटते हैं, ठीक। नेक्स्ट, मॉरिशस की असली ताकत भारतीय लोग ही है। पाठ में इस कथन के समर्थन में कौन सा तर्क दिया गया है? तो मॉरिशस की जो असली ताकत है वो भारतीय लोग है, ऐसा क्यों कहा गया है? पाठ के हिसाब से आपको लिखना है। देखो, मॉरिशस की असली ताकत भारतीय लोग ही है। मॉरिशस वह देश है जहाँ की जनसंख्या 67% लोग भारतीय खानदान के हैं। मॉरिशस जो लोग हैं ना, वहाँ के जनसंख्या, वहाँ के जो पॉपुलेशन है, वो 67% लोग तो इंडियन ही है, तथा
जहाँ 53% लोग और वहाँ पे आधे से ज़्यादा प्रतिशत लोग हिंदू हैं। मॉरिशस में ऊख की खेती और उसके व्यवसाय को जो सफलता मिली है भारतीयों के कारण मिली। मॉरिशस में ऊख का मतलब होता है शुगर कैन, उस है ना, ईख होता है ना, ईख की खेती किया जाता है और उसको इंडस्ट्रियलाइज भी वहाँ पे ऊख की खेती का इंडस्ट्री में क्या होगा, वहाँ पे चीनी का प्रोडक्शन होगा, तो वहाँ पे भारतीयों के कारण ही ये पॉसिबल हो गया है। तो मॉरिशस की असली ताकत भारत, तो इसी के कारण हम कह सकते हैं कि मॉरिशस की असली ताकत जो है ना वो भारतीय, क्योंकि भारतीय लोग ज़्यादा है और पे हिंदू लोग भी ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट, जलाते चलो कविता में किसे जलाने और किसे बुझाने की बात कही गई है। तो मनुष्य को आशा का दीपक हमेशा जलाकर रखना चाहिए। स्नेह से भरे दीपक चारों ओर जले और बिना स्नेह वाले विद्युत दिए जो होते हैं ना बुझा देने चाहिए, क्योंकि बनावटी वस्तुएं हमेशा क्या करती है, बाधा उत्पन्न करती है। ठीक है, नेक्स्ट, मगर उन आँखों में सत्कार था, इन आँखों में ईर्षा। तो किनकी आँखों में सत्कार था और किनकी आँखों में ईर्षा, ये आपको बताना है। तो ये तो परीक्षा चैप्टर से है। देखो, युवक की उदारता के कारण उसे दीवानी का पद मिला। वो जो युवक था वो जो हेल्पफुल था ना, इसके कारण उसको दीवानी का पद मिला, जिसके कारण सुजान सिंह जो थे और अन्य दरबारी जो कोर्ट में थे, कोर्ट में जो काम करते थे, उन लोग की आंखों में युवक के प्रति सत्कार की भावना थी कि वो लोग सोचते थे ये युवक जो है ना कितना अच्छा है। मगर जो बाकी प्रतिद्वंदी लोग थे, जो लोग कंपटीशन पे आए थे, है ना, वो लोग जो बहुत अच्छा बन के दिखा रहे थे मगर वो अच्छे थे नहीं, तो उन लोग के मन में इस युवक के प्रति ईर्ष्या थी, उससे जल रहे थे, क्योंकि ये पद वो लोग सोच रहे थे कि मुझे मिलना चाहिए था, मगर वो उस युवक को मिल चुका था इसके कारण। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन आंसर्स होता है कंप्लीट। उसके बाद स्टार्ट होता है आपका व्याकरण पोर्शन। व्याकरण पोर्शन में लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन आप देखो, निर्देशनानुसार उत्तर दीजिए, मतलब डू एज डायरेक्टेड। तो जैसा निर्देशन दिया गया उससे उसके अनुसार आपको उत्तर देना है। तो यहाँ पे ये जबकि ये सैम्पल पेपर है ना, तो मैंने यहाँ पे 2 मार्क्स दिया आपके एग्ज़ाम में। अच्छा, ये ठीक है। नीचे दिए गए वाक्यों में सर्वनाम शब्दों को पहचानिए और उनके नीचे रेखा खींचिए। तो सर्वनाम का मतलब क्या होता है आप लोग को पता होना चाहिए। सर्वनाम का मतलब होता है प्रोनाउन। प्रोनाउन, ठीक है, प्रोनाउन का मतलब क्या होता है जो वर्ड्स हम नाउन की जगह यूज़ करते हैं, जैसे आई हो गया, वी हो गया, तो हिंदी में कैसे हो, आई का मतलब क्या हो जाएगा, मैं, है ना, वी का मतलब हो गया हम, वे, उन्हें, ये सारे वर्ड्स जो हम किसी के नाम के सामने यूज़ करते हैं वो हो गया आपका सर्वनाम। तो इस सेंटेंस में ना आपको सर्वनाम ढूंढना था, जैसे हाँ बच्चे हाफ पैंट पहन सकते हैं लेकिन गांधी टोपी उस दिन उन्हें, तो ये हो गया आपका सर्वनाम, है ना। उन्हें किसके लिए यूज़ किया गया, उन बच्चों के लिए। तो उस दिन बच्चे भी पहननी पड़ती है, उन्हें भी पहनने पड़ते, बच्चों को भी पहनने पड़ती है, ना लिख के उसकी जगह क्या लिखा, उन्हें, तो उन्हें हो गया आपका सर्वनाम। भारतीयों ने अत्याचार तो सहे लेकिन प्रलोभों को ठुकरा दिया, यहाँ पे वे है आपका सर्वनाम। वे अपने धर्म पर डटे रहे और जिस द्वीप में भगवान ने, उन्हें हो गया आपका सर्वनाम, भेज दिया था उस द्वीप को उन्होंने हो गया आपका सर्वनाम छोटा सा हिंदुस्तान बना डाला। ठीक है, सर्वनाम मतलब क्या होता है, ऐसे वर्ड्स जो हम संज्ञा की जगह यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, यहाँ पर दिए गए शब्दों से उस शब्द पर घेरा बनाइए जो समानार्थी नहीं है। जो समान मीनिंग नहीं दर्शाता है उस पर आपको घेरा लगाना है, मतलब आपको ये करना है, सर्कल कर देना होगा एग्ज़ाम में। ठीक है, तो एग्ज़ाम में तो आप ऐसे लिख देना, ख का 1 का आंसर होगा अनल, ऐसे लिखने से होगा। इतना वर्ड लिख के आपका टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, चारों ऑप्शंस नहीं लिखने। तो देखो, हवा, पवन और बयार, ये सारे हवा को ही बोला जाता है। अनल का मतलब होता है आग। ठीक है, रण, युद्ध और समर, ये सारे मतलब ये होते हैं, मतलब युद्ध ही होता है, मतलब लड़ाई, वॉर होता है। तुरंग का मतलब तो वॉर नहीं होता है, इसलिए ये होगा आपका सर्कल। आसमान, आकाश, गगन, ये सारे आपके हो गए सेम मीनिंग, है ना। और नवचर, ये हो गया आपका गलत। नेक्स्ट, नद, नाद, सरिता, तटिनी, तो नाद अलग वर्ड मीनिंग करता है, सरिता, तटिनी और नद, ये सारे मतलब नदी होते हैं। नाद मतलब तो होता है, आप जैसे मैं क्या समझाऊँ, जैसे कि होता है जिसमें ऐसा एक रखते हैं जिसमें लिक्विड वेस्ट डाला जाता है, ठीक है, उसको नाद कहते हैं। नेक्स्ट, करवाल, तलवार, अस्सी और ढाल, ये सारे मतलब तलवार तो आपको पता है तलवार जैसी ही चीज़ें होते हैं, मगर ढाल तो हम प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं ना, आप लोग को पता है, प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप को, तो ये इसमें से अलग है, समानार्थी शब्द नहीं है, तो इसलिए उसको अलग कर दिया। नेक्स्ट, रेखाएं खींचकर विपरीत शब्द पे आपको
सही जोड़े बनाइए। तो आप ये तो मैच द फॉलोइंग कर दिया है, ठीक है। देखो यहाँ पे आना है, आना और 2 कॉलम्स है ना, आना और इधर निर्दयी है। आना का क्या होगा, जाना होगा, है ना, ये रहा आना का जाना होगा। और उसके बाद क्या है इधर, नेक्स्ट के बाद इधर गुण है, गुण का क्या होगा, गुण का अवगुण होगा। आदर का निरादर होगा, रेस्पेक्ट करना, और यहाँ पे वैसे अनादर दिया हुआ है, अनादर भी सही होगा। स्वस्थ का क्या होगा, अस्वस्थ होगा, कहाँ गया, ये रहा। कम का क्या होगा, कम और ज़्यादा होना चाहिए, कहीं पे ज़्यादा है क्या, कहीं पे आप लोग देख सकते हो, ऊपर देखती हूँ मैं, कहीं ऊपर निर्दयी है ऊपर में। अच्छा, कम के लिए यहाँ पे अधिक है, ये रहा। नेक्स्ट दयालु का निर्दय एकदम ऊपर ऊपर में था, आप लोग स्क्रॉल करके देख लेना बाद में। योग्य का अयोग्य होगा। हार का जीत होगा। फिर नेक्स्ट आशा का निराशा होगा। वैसे एग्ज़ाम में आपको ये सारे नहीं देंगे, जैसे कि आप लोग को पता है ये सैम्पल पेपर है, तो मैंने सारा ही दे दिया ताकि आप लोग को थोड़ा सा रिवीजन हो जाए, ठीक है, अच्छे से। एग्ज़ाम में इनमें से एक ही दे सकते हैं, तो 2 दे सकते हैं, मगर आप लोग सारा देख लेना अच्छे से। नेक्स्ट, पेड़ से जुड़े 4 शब्द बताइए जो उनकी विशेषता बताती हो। तो पहले आपको जानना पड़ेगा विशेषता क्या होता है, मतलब हमें पेड़ से कुछ ऐसे वर्ड्स लिखने हैं जो उसका विशेषण हो, ठीक है। विशेषण क्या होता है, जो किसी चीज़ का गुण बताए कैसा है, जैसे कि घर है, बड़ा घर है ना, तो बड़ा क्या हो गया, बड़ा जो हो गया ना विशेषण हो गया। चमकीला हीरा, हीरा जो चमकीला है तो चमकीला हो गया, जो वो आपका विशेषण हो गया। तो इसीलिए हम पेड़ के लिए क्या क्या वर्ड्स ऐसे यूज़ कर सकते हैं, आपको वो सारे विशेषण वर्ड्स पेड़ के साथ यूज़ करके लिखने हैं। तो इतने सारे नहीं लिखने, बस यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के लिए बहुत सारे लिख दिए। जैसे कि आप लिख सकते हो हरे भरे पेड़, है ना, लंबा पेड़, पत्तेदार पेड़, उसके बाद सुगंधित पेड़, छायादार पेड़, ऊंचा पेड़, ऊंचे पेड़ भी आप लिख सकते थे। हरा भरा पेड़ मैंने 2 बार लिख दिया गलती से। फिर बड़ा पेड़, ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना है। नेक्स्ट, सबसे उपयुक्त शब्द चुनिए, तो ये है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। बहते, तो यहाँ पे नैया, नाव और नौका दिया हो, इनमें से कौन सा अप्रोप्रिएट होगा आपको यहाँ लिखना है। तो बहाते चलो नाव होगा, नाव तुम वह निरंतर, कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा। ये तो पोएम्स के लाइन है ना, आप लोग अच्छे से देख लेना। रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि, कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। निशा मतलब होता है शाम। जल दीप पहला तुम्ही ने तिमिर की, जलादीप चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नीचे दिए गए कहावतों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। तो ये जो कहावतें दिए गए हैं ना, उनका आपको वाक्य बनाना है। तो ये कहावतों के आपको अर्थ लिखने हैं और उसके वाक्य बनाने हैं। तो ये 3 मार्क्स है, तो मैंने तो यहाँ पे बहुत सारा दे दिया, मगर इतना नहीं आएगा आपका, मे बी 1 या तो 2 आएगा, ठीक है, मगर करना सारा ही है, ताकि हमें तो पता नहीं ना कौन सा आपके एग्ज़ाम में आने वाले। तो देखो एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। जो अज्जल गगरी छलकत जाए, इसका मतलब क्या होता है, जिसके पास थोड़ा ज्ञान होता है वह उसका दिखावा करता है, मतलब ज़्यादा कुछ आता नहीं है मगर ज़्यादा दिखावा करना, ठीक है। तो इसके ऊपर हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे, देखो, रमेश खेला तो सिर्फ स्कूल क्रिकेट टीम में ही है, पर बात ऐसे करता है जैसे सचिन तेंदुलकर हो, बस ये समझो अज्जल गगरी छलकत जाए। मतलब रमेश ऐसे खेला तो स्कूल क्रिकेट टीम के लिए, मगर बात तो ऐसे करता है जैसे कि उसने इंडियन क्रिकेट टीम के लिए खेल लिया और सचिन बन गया हो, ठीक है। तो लास्ट में लिखा है बस ये समझो जैसे कि अज्जल गगरी छलकत जाए। अज्जल गगरी छलकत जाए का मतलब क्या होता है कि गगरी का मतलब होता है पॉट, हाँ, वैसे उस मान लो ऐसा पॉट, और इसमें आधा जल पानी है, मगर छलकता ज़्यादा है, मगर पानी तो कम है मगर छलकता कुछ ज़्यादा है। छलकता कब है, जब कोई चीज़ पूरा फुल रहेगा तभी तो, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, होना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इसका मीनिंग समय निकल जाने के बाद पछताना व्यर्थ होता है। तो इसका सेंटेंस, किसान ने अपने खेत की रखवाली नहीं की और अब रो रहा है, यह तो वही बात हो गई, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना, कि किसान ने अपना खेत का रखवाली नहीं किया और फिर उसका खेत मान लो ख़राब हो गया, मान लो चूहे ने सारा ग्रेन्स खा लिया, ऐसा कुछ हुआ, या फिर बकरी आके खा ली, है ना। तो अब पछता के क्या होगा, है ना, चिड़िया चुग गई खेत, अब पछता के कोई फ़ायदा नहीं। नेक्स्ट, एक अनार 100 बीमार, इसका मीनिंग क्या होगा, कोई ऐसी एक चीज़ जिसको चाहने वाले अनेक हो, कोई एक चीज़ मतलब उसको
चीज़ एक है मगर उसको बहुत लोगों को चाहिए। तो सेंटेंस देखो, मोहन 10 समोसे लाया लेकिन घर पहुंचा तो देखा एक अनार 100 बीमार। मोहन ने मतलब 10 समोसे लाए थे मगर घर में समोसे खाने वाले मेंबर्स जो थे ना वो मतलब बहुत सारे थे। ठीक है, नेक्स्ट, जो गरजते हैं वे बरसते नहीं है। इसका मीनिंग, जो अधिक बढ़ चढ़कर बोलते हैं वे काम नहीं करते हैं। मतलब जो ज़्यादा बढ़ चढ़ के बोलते तो ज़्यादा है मगर काम कम करते हैं। ऐसे लोगों को बोलते हैं कि जो गरजते हैं मगर वे बरसते नहीं है। इसलिए मतलब कुछ ऐसे बादल होते हैं ना, गरजते हैं मगर गरज के चले जाते हैं, उस समय बारिश नहीं होता है। तो इस तरह से, तो इसको सेंटेंस में हम लिख सकते हैं, रोहन हमेशा बड़ी बड़ी बातें करता है लेकिन कभी कुछ पूरा नहीं करता, इसलिए सब उसे कहते हैं जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। फिर देखो, जहाँ चाह वहाँ राह। जब किसी काम को करने की इच्छा होती है तो उसका साधन मिल जाता है ना। मतलब अगर कोई कुछ चाहता है ना तो उसका भगवान भी कोई ना कोई रास्ता दिखा देता है। तो सेंटेंस कैसे लिखेंगे, यदि मनुष्य चाहे तो कठिन से कठिन कार्य भी पूरा कर सकता है क्योंकि जहाँ चाह वहाँ राह। ठीक है, तो ये सारे भी आपका ग्रामर पोर्शन हुआ कंप्लीट। अब ये है आपका मतलब ये आपका होता है ना क्रिएटिव राइटिंग का। निम्नलिखित किसी एक विषय पर अनुच्छेद लिखिए। तो किसी एक विषय पर आपको अनुच्छेद लिखना है। तो यहाँ पे दिया विद्यार्थी जीवन, कुछ और भी आ सकता है मगर ये सारे इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्लास 6 के लिए। बेसिकली विद्यार्थी जीवन मतलब स्टूडेंट लाइफ के ऊपर, खेलों का महत्व, स्पोर्ट्स का मतलब क्या इंपॉर्टेंस होता है, और अनुशासन का महत्व, डिसिप्लिन का महत्व क्या होता है। तो इन सब के ऊपर मैंने यहाँ पे आप लिख दिया है। एक बार बस रीडिंग कर देती हूँ, आप लोग सुन लो। विद्यार्थी जीवन मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज होता है। इस समय व्यक्ति अपनी शिक्षा और आदर्शों का निर्माण करता है। यह समय अध्ययन, मित्रता, खेल और अनुशासन के बीच संतुलन बनाने का होता है। इस समय जो बच्चा होता है ना वो अपने पढ़ाई, खेल कूद, अपने दोस्तों से मिलना जुलना, अनुशासन, इन सब में बैलेंस बना के चलता है। विद्यार्थी जीवन में नियमितता और परिश्रम सफलता की कुंजी है। विद्यार्थी जीवन में हमें क्या करना चाहिए, नियमितता, मतलब कोई भी चीज़ नियमित रूप से करना चाहिए, और परिश्रम, बहुत हार्ड वर्क करना चाहिए, तभी हमें सक्सेस मिल सकती है। यह वह समय होता है जब हम अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाते हैं और भविष्य के लिए मजबूत नींव तैयार करते हैं। ये वो समय होता है जो हम अपने फ्यूचर के लिए मान लो कुछ तैयार कर रहे होते हैं, फाउंडेशन तैयार कर रहे होते हैं, अच्छी आदतों का निर्माण करते हैं, और शिक्षकों के मार्गदर्शन से इस जीवन का अहम हिस्सा होता है। हमारे टीचर्स का जो गाइड करते हैं ना वो हमारे जीवन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। खेलों का महत्व, खेल केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए ही नहीं बल्कि मानसिक विकास के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। नॉट ओनली फिजिकल हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। वे शरीर को तंदुरुस्त रखते हैं और मानसिक तनाव को कम करने में मदद करते हैं। खेलों से टीम वर्क, अनुशासन, आत्मविश्वास और प्रतिस्पर्धा जैसी महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती है। ये व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक ताकत का संतुलित रखते हैं, जिससे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बने, हम पॉजिटिव फील करते हैं खेलने से। इस प्रकार खेल जीवन को स्वस्थ और उत्साही बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट 5 मार्क्स का था तो ज़्यादा नहीं लिखना है। अनुशासन का महत्व, मतलब डिसिप्लिन का क्या महत्व होता है। अनुशासन जीवन का एक अहम हिस्सा है। यह किसी भी व्यक्ति को अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। अनुशासन से समय प्रबंध, जिम्मेदारी और आत्मनियंत्रण में सुधार होता है। यह न केवल शिक्षा बल्कि व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में भी आवश्यक होता है। एक व्यक्ति यदि अनुशासित रहता है तो वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होता है। इसलिए अनुशासन को अपनाना और बनाए रखना अत्यंत आवश्यक होता है। अगर हम अपने जीवन में मतलब सक्सेस पाना चाहते हैं तो हमें अनुशासित होना चाहिए, और उसको ये नहीं कि 2-3 दिन किया, हमेशा के लिए उसको निरंतर प्रयास करना चाहिए, वो हम लोग कॉन्टिन्यूस अनुशासन से रहे। ठीक है, और लास्ट में दिया है आप लोग का, लास्ट नहीं है ये तो पत्र लेखन है। निम्नलिखित किसी एक विषय पर पत्र लिखिए। आपके विद्यालय के प्रधानाचार्य ने विद्यालय में योग दिवस आयोजित किया था, उसके लिए धन्यवाद देते हुए अपने प्रधानाचार्यों को एक पत्र लिखना है। ठीक है, अपने प्रिंसिपल को लिखना है ना। तो ये हो गया आपका एक फॉर्मल लेटर, मतलब औपचारिक पत्र। ठीक है, तो औपचारिक पत्र है तो हम यहाँ स्टार्ट करेंगे कैसे, सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, PM श्री केंद्रीय विद्यालय धनबाद। ठीक है, विषय क्या देंगे, विद्यालय में योग दिवस आयोजित करवाने के लिए धन्यवाद पत्र है। ये विषय तो आपको लिखना ही पड़ेगा। नेक्स्ट हम लिखेंगे महोदय,
सर्वप्रथम मैं विद्यालय में आयोजित योग दिवस के अवसर पर आपको हार्दिक धन्यवाद देना चाहता या फिर चाहती हूँ, जैसा आप लोग को लिखना है। इस आयोजन ने हमें न केवल शारीरिक स्वास्थ्य के महत्व को समझाने का अवसर दिया, बल्कि मानसिक और आत्मिक शांति की ओर भी मार्गदर्शन किया। हम सभी आपके इस प्रयास को सराहते हैं और आशा करते हैं कि भविष्य में भी ऐसे कई आयोजन हमें मिलेंगे जिनसे हम अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सके। आपके कृपा के लिए हम सदा आभारी रहेंगे। आप इस तरह से लिखोगे। फॉर्मल लेटर है तो इसमें ज़्यादा नहीं लिखना है। उसके बाद आप लिख सकते हो धन्यवाद आपका या फिर आपकी आज्ञाकारी विद्यार्थी, या तो आप शिष्या लिखोगे या फिर शिष्य लिखोगे, ठीक है। आज्ञाकारी शिष्य भी लिख सकते हो और या फिर शिष्या भी लिख सकते हो। फिर आपका नाम और क्लास लिखोगे, ठीक। ये पैटर्न बस आप लोग याद रखो। सेवा में फिर प्रधानाचार्य महोदय, आपका स्कूल का नाम और प्लेस लिखना पड़ेगा, आपका स्कूल कहाँ है, फिर विषय, फिर महोदय। बाकी उसके बाद तो आपको पता ही है ना। उसके बाद या फिर एक इनफॉर्मल लेटर है। इनफॉर्मल लेटर ज़्यादा इजी होता है, इसमें ज़्यादा कुछ लिखना नहीं। जैसे जन्मदिवस की बधाई देते हुए अपने प्रिय मित्र को पत्र लिखिए, तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट आप लिख सकते हो प्रिय मित्र, आप नाम लिखो। उसका सबसे पहले तो मैं तुम्हारे जन्मदिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, आपको जो जो कहना है आप सब लिख सकते हो। जबकि ये इनफॉर्मल लेटर होता है ना, तो इसमें ज़्यादा कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं होते हैं, ठीक है। आपको जो मन है आप अपने लिख सकते हो। उसके बाद लास्ट में देखो तुम्हारा मित्र, आप अपना नाम लिख देना, ठीक है। आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लेना। इतना ज़्यादा पढ़ते पढ़ते बहुत समय हो जाएगा। पॉज करके पूरा लेटर आप लोग पढ़ लेना, आपको आइडिया हो जाएगा कि ऐसा आने से आपको क्या लिखना है। परीक्षा के एक दिन पूर्व अच्छा प्रश्न 9 है ये। परीक्षा के एक दिन पूर्व दो मित्रों की बातचीत का संवाद लेखन। तो संवाद क्या होता है बच्चों? जब दो मित्रों के बारे में, दो मित्रों के बीच में जो बातें हो रही है ना, उसी को आपको लिखना है। दो नाम आपको दे देना पड़ेगा दोनों मित्रों का, और उनके बीच में जो भी बातें हो रही है ना, उनको आपको लिखना है। जैसे कि मान लो कोई फ्रेंड है जो कि अक्षर है, और एक फ्रेंड है जिसका नाम है विमल। उन दोनों के बीच में जो बातें हो रही है ना, उनको आपको लिखना है। जैसे अक्षर बोला विमल कुछ परेशान से दिखते हो, तो विमल कह रहा है हाँ अक्षर, कल हमारी गणित की परीक्षा है। तो अक्षर बोलता है मैंने तो पूरा पाठ्यक्रम दोहरा लिया, मतलब अपना रिविज़न कर लिया। और तुमने? तो विमल कहता है पाठ्यक्रम तो मैंने भी दोहरा लिया है, पर कई सवाल ऐसे हैं जो मुझे नहीं आ रहे हैं। अक्षर कहता है ऐसा क्यों? विमल कहता है जब वे सवाल समझाए गए थे तब बीमारी के कारण मैं स्कूल नहीं जा पाया था। तो अक्षर कहता है कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हें समझा देता हूँ, शायद तुम्हारी समस्या हल हो जाए। विमल कहता है पर इससे तो तुम्हारा समय बेकार जाएगा। तो अक्षर के कैसी बातें करते हो यार, अरे तुम्हें पढ़ाते हुए मेरा दोहराने का काम स्वतः हो जाएगा, साथ में ही हो जाएगा, मेरा रिवीजन फिर से हो जाएगा। फिर इतने दिनों की मित्रता कब काम आएगी? विमल कहता है पर मैं उस अध्याय के सूत्र रट नहीं पा रहा, वो मुझे लर्न भी नहीं हो रहा है फॉर्मूलाज। अक्षर कहता है सूत्र रटने की चीज़ नहीं, समझने की बात है। एक बार यह तो समझो कि सूत्र बना कैसे, कि ये फॉर्मूलाज बने कैसे, वो आप समझ लो। फिर सवाल कितना भी घुमा फिरा कर आए तुम ज़रूर हल करो। फिर सवाल जितने भी मतलब प्रॉब्लमेटिक करके देंगे, हार्ड करके देंगे, फिर भी आप मतलब तुम सॉल्व कर सकोगे। विमल कहता है तुमने तो मेरी समस्या ही सुलझा दी, चलो अब कुछ समझा भी दो। तुमने तो मेरा सारा प्रॉब्लम से सुलझा दिया, चलो अब कुछ मेरा हेल्प भी कर दो, समझा भी दो, ठीक है। तो इस तरह से हम एक पॉजिटिव एंडिंग देते हुए इसको ख़त्म कर सकते हैं। तो इस तरह से ये आपका संवाद लेखन होता है कंप्लीट। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये आपका क्लास 6 का ये लास्ट सैम्पल पेपर था हिंदी का, और अगर आप लोगों ने दूसरे सैम्पल पेपर्स आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो आप लोग मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, ठीक है। उसमें सारे ही सब्जेक्ट्स के सैम्पल पेपर्स उसमें ऐड किए हुए हैं। अगर प्लेलिस्ट में आप लोग देखने में डिफ़िकल्ट हो रहा है तो आप लोग मेरे वीडियोज़ को स्क्रॉल करना, वहाँ पर आपको ज़रूर मिल जाएगा लेटेस्ट वीडियोज़ में, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा आपको लाइक करके बताना, एक ज़रूर लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा और किस टॉपिक्स पे आपको वीडियो चाहिए, अगर किसी चैप्टर्स का MCQ चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।